अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय विद मोना आलम। नाजरीन, आज आगाज करते हुए सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी जो आज की डेवलपमेंट है वो यही है, क्योंकि पीटीआई हुकूमत इस वक्त मौजूदा हुकूमत वक्त अपने 2 साल इस वक्त कमेमोरेट या इसको मार्क कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे फ्रैगमेंट्स हैं या ऐसे बहुत सारे साइड्स हैं, स्पेयर्स हैं जहां पर बात करना ज़रूरी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम 2 साल कारकर्दगी या 2 साल की परफॉर्मेंस को असेस करना चाहेंगे तो हमें इसमें काफ़ी चीज़ों को बाइफरकेट करके और काफ़ी इसको डिवाइड करके चलना पड़ेगा। तो खैर मेरी कोशिश ये है कि हम इस वक्त अपने इस थ्रू आउट प्रोग्राम के निशिस्त में हम अपने लिए एक तो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान पर बात करें पहले हाफ में अपने, और फिर दूसरे हाफ में जो हाउसिंग नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसके हवाले से थोड़ी इत्तलात और थोड़े जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं आपके सामने रखें कि इन 2 खास मंसूबों पर क्या पेशरफ्त है। और क्योंकि ये बड़े फ्लैगशिप मंसूबे इस वक्त पीटीआई के लिए भी समझे जाते हैं और खास तौर पर वजीर आजम इमरान खान के दिल के करीब रहे हैं। पहले मौजू पे नाज़रीन बात करते हुए क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जो मौजू है माहौलियात का, ये जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वैसे भी दिल के काफी करीब था। इवन जब वो पावर में नहीं भी आए थे तब भी वो इस हवाले से काफी फिक्रमंद नजर आते थे। फिर जब वो अब प्राइम मिनिस्टर हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर इसका आगाज बल्कि इससे पहले ही कर दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में जैसे बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा उसका इनेकाद किया गया जब केपीके में 2013 से 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई जो हुकूमत थी, तो उनका ये उस वक्त भी एक फ्लैगशिप मंसूबा माना जाता था। और फिर प्राइम मिनिस्टरशिप के बाद से इसको पूरे मुल्क भर में एक्सटेंड किया गया है। बट टॉकिंग अबाउट क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान नाजरीन, क्योंकि इत्तेफाक हुआ था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सहाफियों की प्रेजेंस में ये जो उनका मंसूबा था, ये इनिशिएटिव था, इसको लॉन्च किया था। मेरा भी इत्तेफाक था, वहां पर मैं मौजूद थी और दीगर हमारे जो सहाफी जितने दोस्त हैं हमारे साथी हैं वो भी थे। एक हमारे साथ यहाँ पैनल में भी हैं, उनसे मैं आपका तारुफ कराऊंगी शॉर्टली। तो इस पे नाज़रीन बात ये थी कि काफी इसमें बाइफरकेटेड और काफी इसमें डिविजन थे, यानी कि बहुत सारी चीजों को जेर गौर रखा गया था, जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट थी, पब्लिक टॉयलेट्स का इनेकाद था, सैनिटेशन और वेस्ट की मैनेजमेंट थी, फिर क्लीन साफ सुथरा पीने का पानी जो कि एक बहुत बड़ा मसला है अफसोस के साथ, खासतौर पर मेट्रोपॉलिटन्स में ये भी उसका एक बहुत अहम जुज था, बहुत अहम आइटम था। पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से जो तस्वुर है वो काफी एक अफसोस के साथ पाकिस्तान में हिस्टोरिकली बड़ा पुअर रहा है, बहुत ये सॉरी एक फिगर रहा है। इसके ऊपर भी ध्यान दिया गया था कि इसको जी अब ठीक किया जाएगा और इस हवाले से बाकायदा जो मेजर्स हैं या हिकमत अमली है वो नजर आएगी। लेकिन बात करने की ये है कि ये तमाम वो काम हैं जो कि जो लोकल हुकूमतें हैं उनके ताउन के बगैर नहीं हो सकते हैं, उनके ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। अभी जब हम 2 साल कारकर्दगी असेस कर रहे हैं और इस खुसूस एक हम लोग स्पेयर की बात कर रहे हैं या इस खुसूस एक हम लोग क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को असेस करना चाहते हैं, तो बात करेंगे सबसे पहले रेलिवेंटली कि अभी तक 2 साल के अरसे में क्या कुछ हुआ है, कितना कुछ इंप्लीमेंट होना बाकी है इस विजन में। क्योंकि जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो प्रेस टॉक थी और जब उन्होंने इनिशिएट किया था इस पूरे विजन को, तो उसमें काफी सारी चीजें थी। खैर वो चीजें कितनी पूरी हुई हैं, उनमें कितना कुछ बाकी है, ये हम लोग अपने पहले हाफ में डिस्कस करेंगे। और दूसरे हाफ में या दूसरे मौजू पे आते हुए हमारी जो बात रहेगी वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से रहेगी कि एक अफोर्डेबल घर और एक अपना घर ओन करना ये एक बहुत बड़ी लग्जरी समझा जाता है, माना जाता है पाकिस्तान में। लेकिन इसको तब्दील करने की जो कोशिश थी, ये भी एक बहुत फ्लैगशिप मंसूबा या इनिशिएटिव था मौजूदा पीटीआई हुकूमत का। वो कहां तक पहुंचा है इस साल अरसे में, उसके बारे में मैं आपको पहले मौजू को जब हम रैप अप करेंगे तो मैं मजीद उसकी तफसीलात से आगाह करूंगी, क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है हाउसिंग की उसका अप्रोक्सीमेटली वीकली बेसिस पर जो है वो इजलास होता है, वजीर आजम इमरान खान इसकी सदारत करते हैं। उस पर क्या पेशरफ्त है, कहां तक मामलात आगे बढ़े हैं, वाकई हकीकी मायनों में जो ये बहुत एम्बिशियस किस्म का प्रोजेक्ट था और घरों का वादा था, साथ साथ नौकरियों का वादा था क्योंकि एलाइड इंडस्ट्रीज इससे चलेंगी वगैरह वगैरह, वो कितना वफा हुआ है वो हम लोग दूसरे हाफ में जानने की कोशिश करेंगे। बट टू बिगिन विद पहले मौजू पे बाकायदा आगाज करते हुए नाज़रीन, मलिक अमीन असलम साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया TVU DSNG लिंक, हमारे साथ मौजूद हैं। मावन खुसूसी हैं आप वजीर आजम के बराए माहौलियात। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। और ये क्योंकि प्रॉपर जो ये मौजू है ये आपकी मौजूदगी के बगैर ये नामुकम्मल होता, तो थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। अमीर अब्बास साहब नाज़रीन मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ फरमाएं और दोनों मौजूआत पे अपना जो तज्जिया तबसरा है हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रखेंगे। अमीर से भी हम ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो जानेंगे थ्रू आउट द शो। वेलकम ऑन बोर्ड अमीर, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। मलिक साहब आपसे अगर बात का आगाज कर लूँ, फरमाइएगा
क्योंकि बहुत सारे इसमें बाइफर्केशंस भी हैं, इसके बहुत सारे हिस्से हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के, जैसे वजीर आजम इमरान खान ने अपने उस इनिशिएटिव को लॉन्च करते हुए भी बताया था। मैं भी थी वहां पर, अमीर भी मौजूद थे, दीगर भी हमारे सहाफी जितने दोस्त हैं वो भी इस इनिशिएटिव में उस वक्त मौजूद थे। काफी सारी चीजें थी, ये भी एक बड़ा एम्बिशियस किस्म का मंसूबा था। 2 साल में आप कैसे असेस करते हैं, आप कहाँ खड़े हैं या हुकूमत कहाँ खड़ी है इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले बड़ा शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम पे मदऊ किया है। मैं सबसे पहले आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव है, ये दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर एजेंडा जो कि हुकूमत का ग्रीन एजेंडा है। उस ग्रीन एजेंडे के 5 मेन जुज हैं। उसका सबसे बड़ा जुज जो है वो हमारा 10 बिलियन ट्री सुनामी है, जिसमें आपने अभी फरमाया कि KPK में हमने बिलियन ट्री सुनामी किया था। उसके बाद अब हमने इसको सातों जो हमारे फेडरल एरिया प्रोविंसेस हैं उनके अंदर इसको इंक्लूड किया है। ये एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोसेस था। इसमें 7 मुख्तलिफ PC1 बनाए गए। उसके बाद तमाम सूबे जो हैं वो इसके साथ ऑन बोर्ड आए और उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट मैसिव प्रोजेक्ट है जो कि शुरू किया गया है। और इसके तहत जब हमने स्टार्ट किया तो हमें नर्सरीज पैदा करनी थी। वो हमने 5 करोड़ हमारे पास स्टॉक था पूरे पाकिस्तान में नर्सरीज का, उसको इंक्रीज करके हम अब 30 करोड़ तक ले गए हैं। और इस वक्त तक हमने 50 करोड़ जो प्लांटेशंस हैं वो कर ली हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट जून तक हमारा पहला अरब पूरा हो जाएगा। और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है कि आपका नर्सरी स्टॉक जो पैदा होता है। तो ये तो सबसे बड़ा हमारा मंसूबा है हमारे ग्रीन एजेंडे का, और दिस इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द बजट जो हम खर्चते हैं अपनी मिनिस्ट्री के साथ। दूसरा हमारा था इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी। वो भी पाकिस्तान की 20वीं सदी में था, लेकिन बिल्कुल हमारे पास ये ना कोई उस पर काम हुआ था ना कोई पॉलिसी थी। तो वो पॉलिसी हमने कैबिनेट से अप्रूव कराई, फिर ECC में लेके गए। उसके बाद इसकी बजट के अंदर इसके इंसेंटिव्स अप्रूव हो गए हैं और अब इंशाल्लाह ये ऑन ग्राउंड आ चुकी है। आपने देखा कि यहाँ पे अब ये 2 व्हीलर्स, रिक्शाज, बसेज, ये तमाम EV के पाकिस्तान में हमारा मकसद है कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो। तो उसका पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है। इसी के साथ लिंक था हमारा यूरो 5 की प्रोडक्शन। ये दोनों चीजें जो है ये स्मॉग के साथ रिलेटेड हैं और स्मॉग जो कि ट्रांसपोर्ट की वजह से 40% ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है, तो उसको कम करने के लिए हमारा फ्यूल क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट जरूरी थी। और इंशाल्लाह इस साल अब अगस्त में अब ऑलरेडी पेट्रोल स्टेशन पे आ गया है यूरो 5 का फ्यूल। तो ये एक बहुत बड़ी जंप थी यूरो 2 टू यूरो 5 की। तीसरा हमारा प्लास्टिक का बैन था। प्लास्टिक इज अगेन इज अ बिग इशू फॉर पाकिस्तान। शॉपर बैग्स जो पाकिस्तान में हैं वो मतलब 2 करोड़ 1999 में थे और अब 5 अरब शॉपर बैग पाकिस्तान में बनते हैं। तो इतनी ज़्यादा इनकी इंक्रीज और यूजेज हुई है, उसको किसी तरीके से ख़त्म करना, उसको रोकना। और उसको हमने स्टार्ट इस्लामाबाद से किया। वी डेवलप्ड लेजिस्लेशन, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, उसको इन्फोर्स किया और वो काफ़ी कामयाब रहा है। 70-80%। मलिक साहब, एज वी स्पीक वो दोबारा वो इस्तेमाल प्लास्टिक बैग का शुरू हो गया है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट थी। वो इसलिए हुआ है कि ये दुनिया में फिनोमेना हुआ है और वो वजह उसकी ये कि कोविड के ज़माने में बिकॉज ऑफ ये जो होता है ना कि सिंगल यूज की तरफ लोगों का रुझान दोबारा गया है और तमाम दुनिया में प्लास्टिक ने कम बैक किया है। यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन वी आर गोइंग टू नाउ अगेन एनफोर्स इट इन इस्लामाबाद। बाकी प्रोविंसेस ने भी इसको देखते हुए अपने लेजिस्लेशन कर ली हैं। सिंध में ये काम शुरू हो गया है, KPK में एनफोर्समेंट भी स्टार्ट हो गई है, पंजाब के अंदर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। तो ये आइडिया हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट इस्लामाबाद में एक चीज़ करे और फिर उसको एक फ्रेमवर्क बना के प्रोविंसेस को कैटलाइज किया जाए। चौथा हमारा जो चीज़ है जी वो है प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती और बहुत यूनिक किस्म की बायोडाइवर्सिटी से नवाजा हुआ है। तो उसको प्रोटेक्ट करना, उसके साथ पे टूरिज्म को लिंक करना, तो वो पाकिस्तान में 30 नेशनल पार्क थे जब से पाकिस्तान बना है। हमने उसको आके 2 साल में 30 से 39 तक लेके 9 नए नेशनल पार्क बनाए हैं। 25% उसमें इंक्रीज किया है, उसको बजट किया है और उन नेशनल पार्क में मैनेजमेंट प्लान अब बन रहे हैं। और हमने 6 नेशनल पार्क चुने हैं जिनके अंदर हम एक पायलट मैनेजमेंट प्लान के साथ उसको मैनेज करके दिखाएंगे और उसको इको टूरिज्म के साथ लिंक करेंगे। तो ये तो हमारे 4 इनिशिएटिव्स हैं। जो 5वां इनिशिएटिव इस ग्रीन एजेंडे का, दैट इज कॉल्ड क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। वो जैसे आपने फरमाया और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया था, उसके बहुत कॉम्प्रिहेंसिव 5 जुज थे आगे, जिसमें सैनिटेशन था, सॉलिड वेस्ट था, लिक्विड वेस्ट था और हाइजीन था और ट्री प्लांटिंग भी उसमें शामिल था।
اب اس میں the dilemma was کہ فیڈرل گورنمنٹ ان 5 ایریاز میں 18th امینڈمنٹ کے بعد ڈائریکٹ انٹرونشن نہیں کر سکتی گراؤنڈ کے اوپر. ہم نے کیٹلائز کرنا تھا پروونشل گورنمنٹس کو اور بیسکلی لوکل گورنمنٹس کو, کیونکہ ان کا فنکشن ہے کہ ویسٹ کو کلیکٹ کریں, لیکوڈ ویسٹ کو ٹریٹ کریں, سینیٹیشن کا خیال کریں اور ہائیجین اور ٹوائلٹس کو جو ہے وہ اپنے لیے بہتر کریں. تو ہم نے اس کا ایک طریقہ کار یہ بنایا کہ ہم نے اس پہ بیٹھ کے کوئی 35 میجریبل کوانٹیفائبل انڈیکیٹرز بنائے اور ہم نے پھر لوکل گورنمنٹس کو ساتھ بٹھایا. ہم نے 20 شہر چنے جس میں سے 13 شہر پنجاب میں تھے اور 7 شہر KPK میں تھے, اور ان کو اس لیے چنا کہ یہاں پر گورنمنٹس جو ہیں وہ ہماری اپنی PTI کی تھیں اور وی تھاٹ کہ اس کو ایز اے شو کیس امپلیمنٹ کر پائیں گے. تو یہ جو 20 شہر چنے ان کی پھر جی اچھا, ملک صاحب نے بڑا کمپریہنسولی بتایا ہے کہ یہ ایک تو جو 20 شہر چنے ان کو ہم نے پھر وہ 35 انڈیکیٹرز فراہم کیے آج سے کوئی 7.5 مہینے پہلے, اینڈ وی ٹولڈ دیم کہ یہ آپ کو ہم اس کے اوپر مانیٹر کریں گے. آپ نے ان 35 انڈیکیٹرز کے اوپر اپنا ڈیٹا سپلائی کرنا ہے ہماری منسٹری کو. اب اللہ کے فضل سے وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ گیا ہے اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر جو ٹوٹلی اگنورڈ ایشوز ہیں پاکستان میں, ان ایشوز کے اوپر لوکل گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کیا کہ ہم نے اپنے ویسٹ کا بھی سوچنا ہے, ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ جو ہم پانی گندا نالوں میں پھینک رہے ہیں اس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, ہم نے اپنے ٹوائلٹس, اپنی ہائیجین, اپنی سینیٹیشن کا سوچنا ہے عوام کے لیے. اور یہ بھی ان کے دماغ میں آیا اور ان کو یہ باور کرایا گیا کہ آپ جو چیز گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں میاں والی میں یا اٹک میں یا بنو کے اندر, اس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ میں مانیٹر کریں گے اور اس کے بعد اس کا ریوارڈ بھی ہوگا, اور اگر آپ اچھا نہیں کرتے تو وہ پھر آپ کو ریپریمانڈ بھی کیا جائے گا. تو امین اسلم صاحب ابھی آپ نے ویسے فرمایا کہ اس کے بارے میں جو اسیسمنٹ ہے وہ آپ جلدی اس کو نمایاں کریں گے اور اسیسمنٹ جلد آئے گا, لیکن ویسے میں آپ سے جنیرک پوچھ رہی ہوں کیسی پرفارمنس رہی ہے ان تمام انڈیکیٹرز کی, کیونکہ پبلک ٹوائلٹس ہم نے کہیں نہیں دیکھے. اس کی پرفارمنس ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ اچھی رہی ہے, اور اسپیشلی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ اس میں انرجائز ہوئے اور وہ وی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ اس پہ اتنا زیادہ اچھا رسپانس کریں گے کہ انہوں نے ہمیں وہ ڈیٹا کی ایک بھرمار آ گئی, اور اس طرح ہوا کہ ہم نے پھر وی ہیڈ ٹو سینڈ آؤٹ اے تھرڈ پارٹی. ہم نے UN ہیبیٹاٹ کو آؤٹ سورس کیا کام کہ آپ جا کے جو ڈیٹا ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے آ رہا ہے اور پروونس سے آ رہا ہے اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کریں. انہوں نے جا کے پھر انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کیا کہ آیا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس کو ہم نے چالو کر دیا ہے وہ چلا رہے ہیں ان کو, آیا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویسٹ کے لیے پروسیسز سٹارٹ کیے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو ابھی یہ بڑا امیزنگ ڈیٹا آیا, اس میں مختلف شہروں سے یہ جو 20 شہر تھے شامل تھے, اور اس کی ہم آپ کو ڈیٹیل فراہم کریں گے انشاءاللہ 24 کو پرائم منسٹر صاحب ان تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے نمائندوں کو بلا کے ان کے سامنے ہم یہ ڈیٹا رکھیں گے اور پھر ان کی رینکنگ آپ کو بتائیں گے کہ کون سے شہر نے اچھا کیا, اور اس میں ایک ریوارڈ میکینزم رکھ رہے ہیں ہم جو کہ فردر ان کو کیٹلائز بھی کرے گا اور ان کو انفلوئنس بھی کرے گا. دیکھیں یہ ایک بیہیویئر چینج کا پروسیس ہے, اس میں ہم نے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. ویسے تو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے, ہم اس کو اپنی کھڑکی سے باہر پھینک دیتے ہیں اپنی صفائی کو. لیکن اس کو اب ہم نے چینج کرنا ہے. اس کے لیے ایک تو یہ ضروری تھا کہ لوکل گورنمنٹس کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ چیز آپ کی مانیٹر ہوگی اور آپ کو اس کی اوپر پرفارمنس ریوارڈ بھی دیا جائے گا اور پینلائز بھی کیا جائے گا. اور دوسرا اس کے ساتھ ہم نے ایک سٹارٹ کیا تھا کلین گرین چیمپئنز. وہ یہ تھا کہ جو لوگ والنٹیئر کے طور پہ ان ایکٹیویٹیز میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں. اس کا بھی بڑا اچھا رسپانس رہا ہے, تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں نے اس میں رجسٹر کیا, اور اس میں انہوں نے پھر ان 5 ایکٹیویٹیز میں اپنی والنٹیرزم دکھائی. انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز واٹس ایپ کے اوپر ڈال کے ہمیں اس کا باقاعدہ ڈیٹا بھیجا ہے, اس کو بھی ہم نے اینالائز کر کے جو ٹاپ پرفارمرز ہیں ان کو بھی ہم ریوارڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. امین صاحب الاؤ می, میں آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ایکسپینڈ کریں گے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا امیر عباس سے بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ان سے بھی تھوڑی ریئلسٹک پکچر اور آن گراؤنڈ جو چیزیں ہیں وہ کیسے دیکھتے ہیں. امیر صاحب, واٹس یور ٹیک؟ لوکل گورنمنٹس کا تو اس میں واقعی بہت ایک اہم کردار ہے, اور اب اسیسمنٹ تو آنے والا ہے, اسیسمنٹ رپورٹ بھی آنے والی ہے. میں چاہتی ہوں آپ ذرا انٹریکٹیو ہم کریں اس ڈیبیٹ کو اور تھوڑا آن گراؤنڈ بھی چیزوں کو جانیں. دیکھیں مونا, سب سے پہلے تو اچھی بات یہ تھی کہ پاکستان کے جو مین سٹریم پولیٹیکل نیریٹو ہے اس میں آج تک کسی بھی عمران خان صاحب سے پہلے آنے والے لیڈر نے
کبھی کلائمیٹ چینج کو جس طرح یہ آپ بات کر رہے ہیں ٹریش کو یا کلین اینڈ گرین پاکستان کو، اس کو کبھی بھی شامل نہیں کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے اس کو کم از کم آج اگر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے معاشرے میں، لوگ اس پہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں. اب ہمارے سامنے 2-3 مثالیں ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھ لیں لی کوان یو کو، جو سنگاپور کا بانی ہے. لی کوان یو نے اپنی قوم کو جس طرح ماں اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی ہے، لی کوان یو نے اس طرح اپنی قوم کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا. اس نے یہ سب سے پہلے دنیا میں قوانین بنایا. اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر سڑک کے اوپر کچرا پھینکے گا تو اس کو سزا ہوگی. آج اس وقت سنگاپور میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو $300 سنگاپوری ڈالرز فائن ہوتا ہے اگر آپ سڑک پہ کچرا پھینکیں. اور اگر آپ نے یہ نہیں کہ آپ نے جان بوجھ کے، اگر آپ نے غیر ارادی طور پر بھی پھینکا ہے، جیسے ہم اپنی گاڑی کی کھڑکی سے انجانے میں بھی باہر پھینک دیتے ہیں، تو بھی آپ کو فائن ہوگا. یہاں تک اس نے اپنی قوم کی تربیت کی کہ اس نے کہا کہ اگر آپ پبلک ٹوائلٹ استعمال کر رہے ہیں اور آپ ٹوائلٹ کو فلش نہیں کرتے ہیں تو بھی آپ کو فائن ہوگا. اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کر، اگر آپ نے سگریٹ بڑھ نیچے پھینک دیا تو بھی آپ کو فائن ہوگا. یہ ہوتا ہے لیڈر کے جو اپنی قوم کی تربیت کرتا ہے. اب یہ پلان تو ضرور شروع ہوا یہاں پہ، لیکن میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، یہ جو آپ نے جس تقریب کا ذکر کیا جس میں ہم موجود تھے، اس کے بعد آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ابھی کلین اینڈ گرین ایک شروع ہوا تھا اور وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے. باقی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوششیں، فارسٹیشن وغیرہ وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کلین اینڈ گرین. اچھا اب سویڈن کو آپ دیکھ لیں، سویڈن نے تو کمال کر دیا ہے. سویڈن نے 1970s میں یہ کام شروع کیا کہ ہم اپنے ویسٹ کو پوٹینشل میں تبدیل کر دیں گے. آپ لیڈرشپ کا ویژن دیکھیں نا. ہمارے لیے جو کچرا کراچی سے لے کے لاہور اور لاہور سے لے کے پنڈی تک جو عذاب ہے ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کچرے کو پوٹینشل میں بدلیں گے. توانائی بنائی جاتی ہے. 1975 میں وہاں پہ 38% کچرا جو ویسٹ ہے وہ ریسائکل ہو رہا تھا. آج سویڈن کے اندر 99% ویسٹ ریسائکل ہو رہا ہے. صرف اتنا نہیں، 2016 میں انہوں نے کہا ہمیں اور کچرا چاہیے. ہم ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ ہم اپنا کچرا نہیں سنبھال پا رہے. انہوں نے دنیا سے، ناروے سے، یو کے سے اور باقی ملکوں سے 8 لاکھ ٹن کچرا امپورٹ کرنا شروع کر دیا. اپنی مثالیں کہ ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ ان کو پلانٹس کو کچرا چاہیے. دنیا کا ویژن دیکھیں. یہ 75 کی میں بات بتا رہا ہوں، انہوں نے وہاں سے شروع کیا. ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، کچرا اٹھائیں گے، کچرے کو لے کر کہاں جائیں گے؟ لوگ کھائیں گے کچرے کو، کہاں لے کر جائیں گے؟ کوئی حکومت کراچی سے لے کے شہباز شریف اور ایون یہ موجودہ حکومت بھائی کچرے کو کہاں ٹھکانے؟ لینڈ فل سائٹس کوئی سولوشن نہیں ہے نا. اب تو سولوشن کے ویسٹ مینجمنٹ کا سولوشن آ چکا ہے کہ آپ اپنے کچرے کو ریسائکل کریں، اسے انرجی پروڈیوس کریں، اسے را مٹیریل بنائیں. آنیسٹلی ہمارے لیے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی دور دراز کی باتیں ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہم 2020 میں ہیں تو چیزیں شروع ضرور کی ہیں اس حکومت نے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اچھی بات ہے کہ ان چیزوں کو وہ نیریٹو میں لے کر آئے ہیں، لیکن جو اپروچ ہے وہ سوری ٹو سے وہ مجھے ٹپیکل تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اپروچ لگ رہی ہے. مجھے اپروچ میں کوئی بہت ہی آؤٹ سٹینڈنگ یا آؤٹ آف دی باکس سولوشن جسے آپ کہتے ہیں نا وہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر امپلیمنٹیشن جو ہے، آپ پورے میاں صاحب کا تعلق بھی پنجاب سے، آپ پنجاب کے کسی شہر میں چلے جائیں، آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں چلے جائیں، میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک شہر اور ایک گاؤں پنجاب کا، کوئی قصبہ، تحصیل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، وہاں پہ آپ کی کوئی گلی، کوئی چوراہا، کوئی بازار آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا. ہر جگہ آپ کو کچرا بکھرا ہوا نظر آئے گا اور جگہ جگہ پہ آپ کو چھپڑ نظر آئیں گے. کچرا تو ذرا آسان ہے، چھپڑ نظر آئیں گے گندے پانی کا جوڑ کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ لوکل گورنمنٹ سسٹم انہوں نے 2 سال سے بند کر دیا تھا، وہ ہے نہیں ہے. تو باتیں بہت اچھی کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم ان کے لیے تالیاں بھی بجا دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن آپ کے 40% آف یور ٹینیور ہیز گون. آپ کے پاس 3 سال باقی ہے. ان 3 سال میں جو آخری 6 ماہ ہوں گے وہ تو مارا ماری کے ہوتے ہیں پاکستان میں، اس میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو پریکٹیکلی یو آر لیفٹ ود 2.5 years. اچھا ایک بات بتائیے گا امیر، آپ کے لحاظ سے یہ ایمبیشس ہے بہت زیادہ؟ یہ جو آبجیکٹو رکھا ہے بہت ایمبیشس ہے ہمارے جیسے عوام کے لیے، ہمارے جیسے ملک کے لیے، یا آپ کو لگتا ہے ڈویبل ہے، ہو سکتا تھا 2 سال میں اور بھی کچھ؟ دیکھیں ڈویبل ہے. میں اس کو ایمبیشس ہونا اچھی بات ہے. ہمیں بلکہ ایمبیشس لیڈر ہی چاہیے تھا کہ جو بڑے خواب دیکھے، قوم کو خود بھی دیکھے اور ہمیں بھی دکھائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پیس ہے وہ جسے کہتے ہیں نا سنیل پیس. کوئی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، امین صاحب کا چلیں اپنا ایک سبجیکٹ ہے کلائمیٹ اینڈ کلین اینڈ گرین پاکستان، آپ کوئی سبجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جو پیس ہے وہ اتنی سلو ہے کہ اگر آپ اس پیس پر نیا پاکستان بنانے نکلے ہیں عمران خان صاحب، تو اگلے 50 یا 100 سال تک تو ہمیں 30% کام ہوتا بھی نظر نہیں آ رہا. جو کسی بھی سیکٹر کے آپ دیکھ، کوئی بھی ریفارم، آج سارا دن ڈسکس ہوتا رہا کہ فلاں سیکٹر میں یہ ریفارم ہے، فلاں میں یہ ریفارم ہے. ریفارمز ہمیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے ڈراسٹک چینج،
लोग चाहते थे कि हमें टेंजिबल चीजें ड्रास्टिकली नजर आएंगी, मटीरियलिस्टिक ऑन ग्राउंड। एग्जैक्टली, जैसे वो एक जादूगर कपड़ा उठाता है तो नीचे से कबूतर निकल आता है, फिर कपड़ा डालता है तो नीचे से मोर निकल आता है। लोग चाहते थे कि हमें इस तरह का काम होता हुआ नजर आए। अब इनके पास अपनी लॉजिक हो सकती है, बट पीपल आर नॉट कन्विंस्ड विद दिस लॉजिक। राइट, क्विक एक सेकंड राउंड भी लगाते हैं इसी मौजू पे। मलिक साहब, टू यू सर, बताइएगा, बड़ी सारी चीजें हाईलाइट की हैं, पेस स्लगिश है। हाँ, देखें इसमें बिल्कुल इन्होंने सही बात की है कि ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में, बिकॉज हमारा बिहेवियर जो है वो एट अ पर्सनल लेवल जो चेंज हुआ हुआ है, और इसमें वो लीडरशिप अल्लाह के फजल से इमरान खान साहब में है कि वो इस कौम को सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं, और वो लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें रिफॉर्म की जो जरूरत है, उसमें हमें इंस्टीट्यूशनली इसमें बेहतरी की इसकी तरफ लेके जाना है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि कपड़ा उठाया कबूतर निकला, कपड़ा उठाया और लोगों की तवक्कुआत तो नहीं होता। इस तरह किसी मुल्क में भी ये चेंज नहीं हुआ। इसको आपको इंस्टीट्यूशनली इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, उस इंस्टीट्यूशन को चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर उन्होंने बात की लोकल गवर्नमेंट की, कोरोना रो रहे हैं कि जी वो 2 साल से बंद हुए हैं। वो लोकल गवर्नमेंट अगर चल रही होती तो आज हम मजीद तबाही में बैठे होते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट तो बेस ही करप्शन, नेपोटिज्म और इस आपके जो कॉन्ट्रैक्टर माफिया की एक सोच होती है, उसके ऊपर बेस ही वो लोकल गवर्नमेंट। वी बीन पार्ट ऑफ दैट लोकल गवर्नमेंट, वी हैव सीन इट फ्रॉम द इनसाइड। हमने तो उस लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को बेहतर करना है, और उसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह हम। और हमने कानून साजी तो कर दी, लेकिन इलेक्शन फिर अभी तक नहीं हुए। और ये जो क्लीन ग्रीन की बात कर रहे हैं, क्लीन ग्रीन के अंदर हमने उस लोकल गवर्नमेंट की सोच के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना है, ताकि ये ना हो कि कल हम चले जाएं तो वो वापस उसी रास्ते के ऊपर आ जाएं। तो इसको हमने इंस्टीट्यूशनली चेंज करना है। इसका स्लो प्रोसेस, ये बात कहना कि जी ये ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, मेरा तो एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आंखों में खून आया था जब मैं देखता हूँ कि गाड़ी का किसी ने शीशा नीचे किया और अपना लेस का पैकेट या जूस का डब्बा बाहर फेंका है। लेकिन 99% पाकिस्तानी यही काम कर रहे होते हैं, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि बाहर सड़क पे हम क्या फेंक रहे हैं। अब ये जो हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, इसके अंदर कुछ शहरों में ये प्रोसेस उन्होंने किया है, उन्होंने एंटी लिटरिंग फाइन्स लगाए और उसका फीडबैक आया हमें कि क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही, और जो चल रही है उनको अब हम रेप्लिकेट करेंगे इन दी अदर सिटीज। तो इंशाल्लाह एक इंस्टीट्यूशनल और ये मैंने जो आपको बताया कि डेटा बेस्ड हमने इंटरेक्शन करनी है इसके बाद, और वो डेटा हमारे पास अब 6 महीने के अंदर आ गया है। ये पहले नहीं था पाकिस्तान में, ना ये पाकिस्तान में होना था अगर हम इसको गिलोटीन करके कहते जी कि आज से ये चीज शुरू हो जाएगी। जब लोगों की सोच चेंज नहीं हुई तो आप किस तरह ऊपर से चेंज कर सकते हैं उसको। तो वी हैव यूज्ड द बॉटम अप प्रोसेस फॉर दिस बिहेवियर चेंज, और इंशाल्लाह उसका पहला स्टेप हमने ये लिया कि एक 20 शहरों के अंदर हमने एक प्रोसेस को स्टार्ट किया है, उसका डेटा आया है, उन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि ये चीज हमें करनी है, और जिन लोगों ने अच्छा किया अब उनको जब रिवॉर्ड करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज बेहतरी की तरफ जाएगी। जी अमीर जी, मैं स्पीड की चूंकि बात की जो मलिक साहब ने, मियां साहब ने, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, जो बाकी इदारों की आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, लेकिन उसको भी तो आखिर आप इसी मैंडेट के साथ आए ना कि आपने ये सारा गन ठीक करना था। मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, लेकिन अभी हम ये अगस्त में बैठे हैं, आज 18 अगस्त है। आज से 9 दिन पहले 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम चलाया और 6 अगस्त को हिरोशिमा पर चलाया। 1945 से ठीक 3 साल के बाद 2 शहर मलियामेट हो गए, 8 लाख लोग मारे गए, 16 जंगें लड़ी जापान ने, मोना 16 जंगें अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ, तबाह बर्बाद हो गया था। ठीक आज उस कौम को देखें आप, ठीक 3 साल 1945 से लेके 48 में वो कौम अपने कदमों पर खड़ी होगी, और 20 साल के बाद वो कौम दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी। जिन मुल्कों ने उसको मारा था, बरतानिया और बाकी इत्तेहादियों ने, उनसे भी आगे निकल गई। हमारे पर तो खुदा न खास्ता कोई एटम बम नहीं चला, हमने तो कुछ 16 जंगें नहीं लड़ी। अगेन इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हमारी पेस वो नहीं है कि जो हमें डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड जो हम चाहते हैं नतीजा, वो हमें एक मतलूबा वक्त में मिल सके। राइट, अल्लाह करे नाजरीन ऐसे ही हो, क्योंकि जो ख्वाहिशात हैं या जो तमन्नाएं हैं वो तो सबकी नेक है। वेरी ग्रेटफुल टू यू मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेगमेंट। नाजरीन क्विक ब्रेक, दूसरे सेगमेंट पे बढ़ते हैं। अमीर हमारे साथ हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, स्टे विद अस। फौरी
खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए एक और बड़ा फ्लैगशिप मंसूबा मौजूदा हुकूमत का नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, यानी कि किसी भी सफेद पोश शख्स के लिए अपने घर का तस्वुर सिर्फ एक वाकई तस्वुर ही था। इस चीज को बदलने की जो कोशिश की गई है वो कोशिश कहां तक पहुंची है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें भी हुई हैं, सियासी तौर पर भी बड़े नैरेटिव्स बने हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकतन ये चीजें कहां पर हैं और किधर लाई करती हैं। क्योंकि नेशनल कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है हाउसिंग की, उसकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अप्रोक्सीमेटली हफ्तावार और वीकली बेसिस पर उसकी मीटिंग करते हैं। हमारे साथ नाजरीन आरिफ हबीब साहब इस वक्त मौजूद हैं, वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, वेरी रिनोन्ड इंडस्ट्रियलिस्ट इन द कंट्री, और इस पर्टिकुलर जो हाउसिंग ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें भी मौजूद रहते हैं। तमाम चीजें फर्स्ट हैंड हमें बताएंगे। वेलकम आरिफ हबीब साहब, ग्रेशियस ऑफ यू कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और अमीर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में वैसे ही हैं जैसे हमने पहले सेगमेंट में हमारा साथ उन्होंने दिया था। आरिफ हबीब साहब, आपसे बात का आगाज सबसे पहले करते हुए बताइएगा सर, ये तो बड़ा एक एम्बिशियस मंसूबा है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना, फिर कंस्ट्रक्शन पैकेज भी इसके लिए एक बहुत इंसेंटिव किस्म का दिया गया, टैक्स रेट्स में छूट दी गई, वहां पर रियायत दी गई, फिर ये भी कि जो सोर्स होगी उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। लेकिन सर अल्टीमेटली ये जो ख्वाब की जिसे कहते हैं कि इसको हकीकत में तब्दील करना है, वो हम कितना दूर हैं उससे? क्योंकि इस हवाले से काफी बात की जाती है कि अभी भी ये जो इसकी पाया तकमील है वो काफी दूर नजर आ रही है। इज इट द केस सर? जी, इसमें हम बहुत करीब हैं और ये तो आपको पता ही है कि हर पाकिस्तानी का ये ख्वाब है कि उसका अपना घर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो कोई छोटा आदमी हो। हर शख्स ये चाहता है कि उसका अपना जो है वो घर, और पाकिस्तान में जो घर की कीमतों में इजाफे का जो स्पीड है वो काफी, तो इस दफा ये जो है वो किया गया है कि 3 इसमें मेजर फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि इसको डेवलपर्स को, कंस्ट्रक्टर्स को, इन्वेस्टर्स को उसमें अट्रैक्ट करने के लिए हुकूमत ने जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज का अनाउंस किया और बहुत सारे टैक्स इंसेंटिव्स जो है वो दिए हैं। उस टैक्स इंसेंटिव्स में ज़ाहिर है उसमें इन्वेस्टमेंट की जो है वो सोर्स नहीं पूछा जाएगा, फिक्स टैक्स रेट का जो है वो इजरा किया गया है, जो अल्टीमेट बायर है उससे वेल्थ रिकंसिलिएशन या सोर्स जो है वो नहीं पूछा जाएगा। फिर दूसरा जो सबसे अहम फैक्टर है वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, कि आम लोग जो है उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि उनके पास जो है वो यकमुश्त जो है वो मकान खरीदने के पैसे नहीं होते। और हमारे यहाँ जो है वो जो दूसरे ममालिक में जो है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज जो है वो मौजूद नहीं थी। तो उसको अब जो है वो इनिशिएट कर दिया गया है और स्टेट बैंक ने जो है वो इस बात की ऊपर बैंकों पे पाबंदी लगा दी है कि वो अपने जो है वो पोर्टफोलियो का जो है 5% जो है वो ये घरों की फाइनेंसिंग पे जो है वो लगाएंगे, जो तकरीबन साल के 330 बिलियन रुपीस जो है वो बनते हैं। और उसको
जो खास तौर पर छोटे लोगों के लिए जो है वो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है मार्कअप पे जो है वो देंगे 120 गज वाले को, या जिसको 5 मरला कहते हैं कि 5 मरला का जो हाउस होगा उसको 5% पे, और जो 10 मरले के हैं उनको 7% पे जो है की शरह पे जो है वो मार्कअप पे ये 20 साल की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर जो शख्स जितना किराया देता है उसके बराबर वो इंस्टॉलमेंट देगा तो 20 साल में उसका घर जो है उसका अपना हो जाएगा। तो ये, और तीसरा ये जो एरिया है वो ये है कि इन कंस्ट्रक्शन के लिए जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं उनको बहुत ज्यादा सहल किया जा रहा है, उसकी कॉस्ट को कम किया जा रहा है, ट्रांसफर फी को जो है वो कम करने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है। और जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर एवरी वीक जो है वो खुद तमाम चीफ सेक्रेटरीज को, तमाम प्रोविंसेस के चीफ सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करते हैं, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आबाद के मेंबर्स हैं, डेवलपर्स हैं के साथ, और खासतौर पर स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो हर हफ्ते जो है वो मीटिंग करते हैं बैंकों के साथ, ताकि ये एक जो है वो इफेक्टिव और प्रैक्टिकल मॉडल जो है वो प्लेस हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब कुछ दिनों की बात है, और इंशाल्लाह मुझे नजर आता है कि सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसा कि IMF के साथ जो है वो एक स्पेशल विंडो हासिल किया गया है कि 31 दिसंबर तक जो है ये जो भी प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाएंगे ये तमाम मराद के हकदार होंगे। तो मुझे लगता है कि ये अब इसी महीने के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट रोल आउट होंगे। पहले जो है वो छोटे लोगों के लिए ये फैसिलिटी जिसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है 30 अरब की, और अगर कोई छोटा आदमी घर लेगा तो उसको 3 लाख की सब्सिडी भी जो है वो मिलेगी, इसको मार्कअप रेट से जो है वो कम होने के साथ साथ। तो आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो, जैसा मैंने पहले बताया कि जो घरों की कीमतों का इजाफा जो है वो काफी सालाना की बेसिस पे ज्यादा रहता है। तो छोटे आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो अपनी इक्विटी के जरिए जो है उसको खरीद सके, बाय द टाइम वो पैसे। राइट, आरिफ साहब से मैं रिकनेक्ट करती हूँ, उनके कोई सिग्नल्स डिस्टॉर्ट हुए हैं। मैं वैसे भी अमीर की तरफ आना था, और गालिबन 30 से 40 कहा जा रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग से आगाज होगा। आरिफ साहब, आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट हुआ था, आई होप आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी बिल्कुल हो गई। जी, अमीर आपका योर टेक ऑन दिस बताइएगा। एक तो आरिफ साहब से ये पूछेंगे अभी अगले उसमें कि चीफ सेक्रेटरीज या जो प्रोविंशियल तौर पर जो ताउन है वो कितना मिल रहा है, क्योंकि 30 से 40 हाई राइज बिल्डिंग्स कराची से आगाज होना है, शहर कायद से होना है, वहां पर कितना हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि होगा। और आप अगर बॉटल नेक समझते हैं इस बात पे, क्योंकि इस पे सियासत भी बड़ी की जाती है, सवालात भी उठाए जाते हैं, बॉटल नेक आपकी नजर में क्या है? देखिए, ये भी क्लाइमेट चेंज और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तरह ये भी एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इन द सेंस के कम से कम किसी वज़ीर आज़म ने ये बात तो की कि हमें पाकिस्तान में घरों के मसले को हल करना चाहिए, हर बेघर को घर मिलना चाहिए, जिसके पास अपनी छत नहीं है उसको अपनी छत मिल सके। लोग कई जनरेशन उनकी गुजर गई हैं लेकिन वो आज तक अपने घर में नहीं जा सके, उनके पास अपना घर नहीं है। तो ये ख्वाब तो बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में पहले भी मैंने कहा कि जो पेस है वो इंतहाई स्लगिश है, इंतहाई सुस्त है। अब आप देख लें 2 साल में, जैसे आरिफ साहब बता रहे थे कि 2 साल में अभी तक जो है वो डिपार्टमेंट बनते बनते, कानून साजी होते होते, बैंकों को एक प्लेटफॉर्म पे लाते, यानी 2 साल इसी चीज में हमने खपा दिए। तो अगर आपकी ये पेस रहेगी तो फिर आप तो कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम को मुझे 100 साल दो अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, तो नोबडी इज गोइंग टू गिव यू अनदर वन सेंचुरी। तो आपको ये 5 साल मिले हैं, आपको मोहम्मद बिन सलमान तो है नहीं कि आपको एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए आप क्राउन प्रिंस हैं। तो ये पता होना चाहिए हमारी हर इलेक्टेड गवर्नमेंट को कि आपको 5 साल मिले, फिर आपने कौम के सामने जाना है, वोट लेने हैं, तो आप कम से कम इतना तो करके जाएं उनके सामने डिलीवर करके कि लोग मुतमईन और कहें कि भाई इतना कर लिया, लिहाजा ये बंदा आप डिजर्व करता है कि उसको एक टेन्योर और दिया जाए और ये बाकी अपना एजेंडा। जब ये फॉर्म्स वगैरह इसके बांटे जा रहे थे उस पे लोगों वो ओवर सब्सक्राइब हो गए थे और उनकी कमी पड़ गई थी उन फॉर्म्स की, इस कदर लोगों के पास किल्लत है अपने घर की और इतना लोगों ने देखिए मुना, हमारे मुल्क में जो करप्शन है ना, उस करप्शन की भी एक बहुत बड़ी वजह, यानी अगर आप 10 वजूहात तलाश करें ना कि आपके मुल्क में करप्शन क्यों है, तो उसकी आपको दूसरी या तीसरी वजह ये नजर आएगी कि हर मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर मिडिल क्लास आदमी जो है वो अपनी इनकम से अपना घर और अपनी गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो जितने भी आपकी गवर्नमेंट के जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो करप्शन की तरफ क्यों टेम्प्ट होते हैं,
क्योंकि उनको अपना घर बनाना है, उनको अपनी गाड़ी खरीदनी है, उनको सोशल स्टेटस मेंटेन करना है। अगर जैसे आप अमेरिका में, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में आप देख लें, वहां पे घर, गाड़ी, ये आप अपनी मां के पेट से लेके निकलते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट बन चुका हुआ है वहां पे, ये आपका पेटेंट राइट है, ये आपकी एंटाइटलमेंट है। वहां पे कोई शख्स जिंदगी में ये नहीं कह सकता कि मेरी गाड़ी खरीदना ख्वाब था, मेरा ख्वाब पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे कई नस्लें मर जाती हैं, उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता। तो अगर ये रियासत इंश्योर कर दे कि उस हर शख्स को घर मिले। अच्छा, दुनिया में हम देखते हैं कि 0% मार्कअप पर भी गाड़ी मिलती है, 0% मार्कअप पे। घर जो है वो 2-3% मार्कअप पे मिलता है, गाड़ी 2-3 मैक्सिमम 4% से ज्यादा मार्कअप। आरिफ साहब बेहतर बता सकते हैं, आई डोंट नो कि किसी मुल्क में, डेवलप्ड कंट्रीज में होगा इन चीजों के ऊपर, यूटिलिटीज जो बेसिक है। हमें अब इतने अरसा के बाद, क्योंकि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, तो अब जाके शायद ये 7% पे या 5% पे जो आया है, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम कल फॉर एग्जाम्पल मैं और आप चलते हैं किसी भी बैंक में और हम अप्लाई करते हैं जी हमें घर के लिए लोन चाहिए, उसके बाद बैंक फिर जो आपको जितना ड्रैग करेगा, जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने वो आपके लिए मसाइल पैदा करेगा, उसमें बहुत सारे लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो गए जो है वो, और बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाता। तो ये वो सारी हर्डल्स थी जिनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोल्यूशन होना चाहिए, टर्न की सोल्यूशन। मैं आज अप्लाई करूं, मुझे नेक्स्ट 2 से 2.5 हफ्तों में विदाउट एनी हैसल, बिल्कुल मुझे एज ए सिटीजन जो है गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करे थ्रू बैंकिंग और जिस तरह भी करनी है, लेकिन वो चीज अभी तक नहीं हो पाई। प्रोसीजरल इतना डिले है कि इंसान आवाजार हो जाता है। आरिफ हबीब साहब, कुछ 2-3 बातें इस पे पिन पॉइंट होती हैं सर। एक तो ये बताइएगा कि ये जो बिल्डर्स, डेवलपर्स, अल्टीमेटली तो यही एक इसका अगर एक फोकस है या पिवट है, वो ये है कि उनके लिए कॉस्ट कम की जाए, हुकूमत उनको मराद दे रही है ताकि उनके लिए कॉस्ट कम हो, फिर वो उस बेनिफिट को आगे बायर को पास करें, जो घर खरीदने वाले जो लोग हैं, जो मुस्तकीन हैं, जिनके लिए बनाए जा रहे हैं, उनको पास करें। एक तो सर फिर उसमें सवाल ये आ जाता है कि ये पेस क्यों स्लगिश, इसकी बात जो की जाती है कि पेस एक सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि यकीनन हुकूमत की तरफ से भी ये चीज सुपरवाइजरी होनी चाहिए कि अगर मराद दी गई हैं या इंसेंटिव दिया गया है तो फिर वो पेस भी उसकी अच्छी हो, और वो वाकई जो बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं, वो इस कॉस्ट इंसेंटिव को बायर को भी पास करें सर। तो इसको किस तरह से हुकूमती लेवल पर इंश्योर किया जा रहा है, अगर आप फरमा पाए। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में है, और जब से ये IMF प्रोग्राम में है और ये जो बिल्डर डेवलपर्स की कुछ डिमांड्स थी, उनकी डिमांड्स थी कि आप फिक्स टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस करें, आप जो है जो एंड बायर है, जो हमारे यहाँ आम आदमी है, उसके पास वेल्थ रिकंसिलिएशन नहीं होती, यानी उसका सोर्स का हिसाब नहीं होता। उनकी आमदनी जायज होती है, लेकिन उनके पास हिसाब नहीं होता। वो टैक्स अथॉरिटीज को जो है वो उसका सोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से जो है वो लोग जो है वो फॉर्मल सेक्टर में डिमांड जो है वो फिर नहीं रह गई थी। तीसरा जो अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग का इशू था, तो आई थिंक ये फिर IMF के साथ आपको पता है कि स्पेशल डायलॉग प्राइम मिनिस्टर ने किया, और करके ये स्पेशल उन्होंने ये कंसेशन हासिल किया है 31 दिसंबर तक के। तो ये आई थिंक ये चीजें, ये सारी गेम चेंजर है। ये चीजें जिसमें ये अभी कहा गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग जो है वो दूसरे ममालिक में, जो डेवलप्ड कंट्रीज में और दूसरे रीजनल कंट्रीज में भी ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग की सहूलियात जो है वो मौजूद है, और वहाँ मौजूद होने की वजह से जो है वो लोगों में जो है डिमांड। फिर ये है कि खास तौर पे जो मैं देख रहा हूँ कि वो छोटे लोगों के लिए जो जनरल अनवरदी हैदर साहब हैं, उनका एक पेशन है, और वो ये इस चीज को हमेशा जो है करते हैं कि छोटे लोगों के लिए जो है वो स्पेशल मराद हो, उनकी अफोर्डेबिलिटी हो, तो इसके लिए वो सब्सिडी भी दे रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को भी कम कर रहे हैं, और इस तरीके से वो डेवलपर्स के साथ एंगेज है कि जो आप बात कर रही हैं कि जो कॉस्ट रिडक्शन है उसका फायदा एंड यूजर को जो है आम आदमी है वो मिलना चाहिए। फिर कंपटीशन बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, ये फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी की वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो डेवलपर्स जो है वो ज्यादा मकान बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो ज्यादा मकान बनेंगे तो फिर कंपटीशन होगा, तो फिर जो है वो, और हमारे यहाँ चूंकि मकान ज्यादा नहीं बनते थे तो लैंड पे इन्वेस्टमेंट होती थी, और लैंड में फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होती थी, उसकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है। जब ऑफर होंगे तो एक रीजनेबल प्राइस पे उम्मीद करनी चाहिए कि अवेलेबल होंगे। जी अमीर, आप आखिरी वर्ड इस पे आ जाए। सीमेंट सेल्स में कोई 38% इजाफा हुआ है हालिया तौर पर, कोई गालिबन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कुछ बड़ी है? वो तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप देखें ना बहुत ज्यादा है। लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। आप इस्लामाबाद में इस वक्त हम बैठे हैं, अगर आप यहाँ पे 5 मरले का घर खरीदना चाहें
تو اسلام آباد کے کسی بھی اچھے علاقے میں اگر آپ جائیں اور آپ 5 مرلے کا گھر خریدنا چاہیں تو وہ آپ کو 11 یا 12 ملین سے کم پہ نہیں ملے گا. تو کون مڈل کلاس آدمی جو ہے وہ 1.25 کروڑ روپے کا گھر جو ہے وہ خرید سکتا ہے اپنی سیلری سے؟ اور اس کی فائنینسنگ کا ایشو وہی ہے کہ وہ مارکیٹ ریٹ پہلے بہت زیادہ تھا، گرچہ وہ اب کم ہوا ہے، لیکن اس کے لیے بینک کی ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہیں، وہ کہاں سے اپنی انکم پروف کرے گا، وہ کہاں سے، ہمارے ہاں ابھی تک بہت سارے لوگوں کی انکم ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. تو بہت سارے ایشوز ہیں، اور اس کو میں نے کہا نا کہ پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ کہ ہماری گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ فیسلٹی لوگوں کو ڈسبرس کرنی ہے. اس کی ڈسبرسمنٹ کے اندر ابھی بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں. ایک اور ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہائی رائز بلڈنگز یہاں اسلام آباد میں بھی کچھ ہیں، ان کے اندر پرابلم یہ آ جاتے ہیں کہ آپ آج اگر کسی جگہ پہ کوئی اپارٹمنٹ یا آپ اگر کوئی کمرشل ایریا بک کرواتے ہیں کسی بلڈنگ میں، یو نیور نو کہ 1 سال کے بعد وہ بلڈنگ رک جائے اور اس کو سی ڈی اے کے بائی لاز کی وائلیشن. اور ایسا ہے اسلام آباد میں 4 سال سے بلڈنگز رکی ہوئی ہیں، ان کے ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہو پا رہے ہیں، کورٹس میں ہیں، سی ڈی اے میں، وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن اگر میں نے اپنے لیے وہاں پہ اگر 2 بیڈ روم کا اگر اپارٹمنٹ لیا ہے، میں نے اپنی ساری جمع پونجی اگر وہاں پہ جھونک دی ہے تو 4 سال سے وہ بلڈنگ رکی ہوئی ہے. تو مجھے آپ پھر کون سے وہ نئے پاکستان اور 50 لاکھ گھروں کا خواب دکھا رہے ہیں؟ سو بکس میں اور ریڈ ٹیپزم میں چیزیں کچھ اور ہے، پرائم منسٹر آفس میں کچھ چیزیں اور ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ صورتحال کو اتنی تسلی بخش نہیں. رائٹ ناظرین، میں وائنڈ اپ کرتی ہوں. ویسے یقیناً یہ تمام جو دونوں موضوعات تھے بہت اٹ سیلف واسٹ تھے، لیکن گریٹفل ٹو دی جینٹلمین. عارف حبیب صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا وائے اسکائپ، امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو تمام گراؤنڈ ریالٹیز کو بتانے کے لیے. دیٹ ول بی آل ناظرین، انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.